Good morning and a very very happy morning. We are reading Tao Te Ching written by Lao Tzu और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 45 to 47। याद रखें कि दिस इज़ 2500 साल पहले लिखी हुई पोइटिक बुक जिसका चाइनीज़ का अनुवाद हम पढ़ रहे हैं और हम इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पावरफुल बुक का सारांश क्या है, गहराई क्या है और उसको हम लाइफ में अप्लाई कैसे कर पाते हैं। अगर इसके शाब्दिक ट्रांसलेशन को हम समझेंगे या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। समथिंग लाइक कि ग्रेट परफेक्शन इम्परफेक्ट दिखती है लेकिन उसके बाद में भी वो कंप्लीट होती है। एक चीज़ जो बिल्कुल फुल है लेकिन आपको बाहर से क्या दिखेगी, एम्प्टी, लेकिन इतनी फुल है कि इसको एग्जॉस्ट नहीं किया जा सकता। तो चलिए शाब्दिक मीनिंग की जगह हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर को में लाओ त्ज़ु हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि जो एक इनर डेप्थ हमारे अंदर, हमारी इनर बीइंग, हमारी गहराइयों में जो है और वर्सेस जो आउटर अपीयरेंस में हम क्रिएट करते हैं उसकी बात हो रही है। दुनिया हमें कैसे जज करती है हमारी अपीयरेंस से। अगर हम बड़े पॉलिश नज़र आते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट दिखते हैं। अगर हम बिल्कुल बोल रहे हैं, लोग हमें सुन पा रहे हैं, ज़ोर से लाउड हैं, तो लोग हमें कॉन्फिडेंट समझते हैं। अगर हम बिज़ी रहते हैं तो लोगों को ये लगता है कि यही एक प्रोडक्टिव है। और लाओ त्ज़ु कहता है सच्चाई इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। तो परफेक्शन इम्परफेक्ट कैसे लगती है? क्योंकि जो ट्रू मास्टरी है उसको शोई होने की ज़रूरत नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो सिंपल है, वो एफर्टलेस है। वहाँ कहीं पे भी कुछ भी इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो हो सकता है लोगों को वो सिंप्लिसिटी इम्परफेक्ट लगती हो। आप देखेंगे कि जो लोग बहुत ही एक्सपीरियंस्ड होते हैं जनरली वो शांत होते हैं, रश में नहीं होते हैं, कभी शो ऑफ नहीं करते हैं, लोगों को कैजुअल दिखते हैं, पर वो अंदर से पूर्ण रूप से एफिशिएंट होते हैं। लाओ त्ज़ु का ये कहना कि ग्रेटफुलनेस एम्प्टी दिखती है, एक ट्रूली जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो कभी भी ज़्यादा नहीं बोलता। उसको कोई दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मुझे क्या मालूम है। ऐसे लगता है इसको कुछ पता नहीं, लेकिन वो अंदर से उन्हें सब कुछ पता होता है। और फिर बुक कहती है स्टिलनेस ओवरकम्स हीट, यानी शांत जो है। हीट मतलब स्ट्रेस, एंगर, क्योस। स्टिलनेस मतलब काम, शांति, क्लैरिटी, अवेयरनेस, चेतनता। तो किस में ज़्यादा पावर है, कामनेस में कि आपका ये जो स्ट्रेस, जो ये हीट जो गर्मी प्रोड्यूस कर रही है, कामनेस हैज़ मच मोर पावर देन रिएक्टिव हीट। अगर हम इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट से देखें तो भागवत गीता के अंदर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो हमेशा स्टेडी है, काम है हर सिचुएशन के अंदर, उसमें ज़्यादा पावर है। आज के अगर हम अपनी ज़िंदगी को देखें, हमेशा हम कितने बिजी हैं, हमेशा कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। लाओ त्ज़ु का कहना है कि डीपेस्ट पावर कहाँ पे है, स्टिलनेस में है। ट्रू परफेक्शन को लाओ त्ज़ु कहते हैं परफेक्ट दिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ज़िंदगी में ट्रू बैलेंस चाहिए तो स्टिलनेस और सिंप्लिसिटी से होगा। ये बुक हमें बार बार गहराई से ये बोल रही है, यार तेरा इनर बीइंग कहाँ है। आजकल मैं कोचिंग प्रोग्राम में हूँ, वहाँ पे भी जो कोच है वो मुझे बार बार ये पूछता है, शालिनी वैनिटी है यहाँ पे कि रियल रिजल्ट है? मीन्स मैं किस लिए कर रही हूँ, सिर्फ दिखाने के लिए कि सच में यहाँ रिजल्ट है? दिस इज़ व्हाट ही इज सेइंग। व्हाट इज़ योर लाइफ? Are you showcasing? Are you showing, sounding loud, dressing up very heavily to show what? A real person's wealth, उसकी गहराई में जो शायद बाहर के लोगों को पता भी नहीं लगती। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर 46 हमें बताता है डिज़ायर वर्सेस कंटेंटमेंट। सारा दिन हाय तौबा रखने ये या जीवन में संतोष होना। एक बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि जब दुनिया में डाओ प्रसिस्ट करता है तो घोड़ों को फार्मिंग यानी खेती के लिए यूज़ करता है, और जब दुनिया डाओ लूज़ कर देती है तो घोड़ों को वॉर के लिए यूज़ किया जाता है। सो पावरफुल, सो पावरफुल। और शाब्दिक ट्रांसलेशन के अंदर बुक कहती है कि डिज़ायर होना ही सबसे बड़ा पाप है और डिसकंटेंटमेंट होना, असंतोष होना सबसे बड़ा डिज़ास्टर है। कंटेंटमेंट को पहचानना, उसको अपने जीवन में लाना ही लास्टिंग पीस है। अब ये चैप्टर का रियल में मीनिंग क्या है कि डिज़ायर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जो लोग ये समझते हैं कि अगर डिज़ायर नहीं तो ज़िंदगी कैसे चलेगी,
यहाँ पे अगर आप गहराई से सोचें तो इस डिज़ायर की बात कर रहे हैं, जो डिज़ायर हमारे मन में हमेशा एक अनरेस्ट क्रिएट करती, मेरे मन में भी करती है, लेकिन मैं उसे कैसे ले रही हूँ, मेरा इनर बीइंग उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो राइटर कहते हैं कि जब लोग जीवन को हार्मनी, एक लयता के साथ में, नेचर के साथ, प्रकृति के साथ रह रहे होते हैं तो ज़िंदगी सिंपल होती है और रिसोर्सेज जितने भी होते हैं वो एक अच्छी क्रिएशन के लिए क्रिएट किए जाते हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है। लेकिन जब लोग ग्रीडी हो जाते हैं, लालच में आ जाते हैं, तो लाइफ कॉम्पिटिटिव होती है और रिसोर्सेज को डिस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रक्शन किस लिए होती है? हमारी खुद की भी होती है, हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। ठीक है, आप पैसा कमाएं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, लेकिन क्या उसमें आपके चित्त की अवस्था कैसी है? हाउ इज़ योर बीइंग एट दैट टाइम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये घोड़ों का एग्जाम्पल दिया गया है कि पावर है उसमें, हॉर्सेस को एग्जाम्पल दिया गया एज अ पावर, एज अ रिसोर्स, राइट। उसको हम खेती में यूज़ करते हैं तो क्रिएशन और नरिशमेंट होती है, और उसको वॉर में यूज़ करते हैं तो डिस्ट्रक्शन और कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो आपके अंदर की जो एनर्जी है उसे आप कैसे यूज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करने में या अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने में, ये डिपेंड करता है कि आपका जीवन जीने की इंटेंट क्या है एज अ ह्यूमन बीइंग। हाउ आर वी यूजिंग दिस रिसोर्स, दिस एनर्जी। कोर वार्निंग यहाँ पर क्या है? डिज़ायर तो एंडलेस है, आज ये है, कल ये है, कल ये है, कल ये है, परसों ये है। जब ये शुरू होती है तो कभी रुकती नहीं है। मोर मनी, मोर स्टेटस, मोर रिकग्निशन, एंड दिस क्रिएट्स रेस्टलेसनेस, कंपैरिजन, डिससैटिस्फैक्शन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम इसे बोलेंगे तृष्णा, इसे बोलेंगे लोभा, और ये हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है? संतोष। तो हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ये बिल्ट ही किसकी हुई है? और ज़्यादा करना, अपने आप को और अपग्रेड करना, ये वैसा है, मैं ऐसा हूँ, कंपैरिजन करना। तो पीस या शांति गेटिंग मोर से नहीं आती है, वांटिंग लेस से आती है। जब जिंदगी बैलेंस के साथ गाइड करी होती है तो रिसोर्स क्रिएशन के लिए यूज़ होते हैं, नरिशमेंट के लिए यूज़ होते हैं। सेम एनर्जी अगर ऐसे ना यूज़ हो तो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस क्रिएट करती है। ये जानना कि किस वक्त अब ये एनफ है, आप काम करो ज़्यादा के लिए, लेकिन राइट नाउ मेरी ज़रूरत के लिए एनफ है, तो मैं काम कर रही हूँ चाहे और पाने के लिए, लेकिन उसमें तृष्णा और लोभ नहीं है, एंडलेस चेजिंग नहीं है। दिस इज़ सो वेरी पावरफुल। मुझे खुद को ये लगता है कि यार अभी मैंने घर नहीं ओन करा, पर मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल घर में रहती हूँ, और मेरे पास सेविंग्स में तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ अलग अलग ऐसे एसेट्स हैं कि अगर मैं चाहूँ तो ऐसा घर खरीद भी सकती हूँ, पर थोड़ी सी फाइनेंशियली टाइट हो जाऊँगी। और टाइट पता है क्यों सोच रही हूँ हो जाऊँगी? क्योंकि शायद हो सकता है मैं अपने खर्चों के लिए पैसे ना और कमा सकूँ। उसके बाद भी एसेट्स हैं तो भी ये सारी सोच आ रही है, तो क्या है? एक असंतोष टू गेट मोर। और अगर मैं इसको ऐसे सोचूं कि यार तू जैसे घर में रहना चाह रही है, ऑलरेडी रह रही है, तेरे पास एसेट्स हैं, तो तू काम कर टू ओन द प्लेस, पर उसके लिए स्ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन हैव इट विदाउट बीइंग इन अ स्ट्रेस्ड पोजिशन। थिंक अबाउट इट कि हम अपने जीवन को इस ढंग से जिए, एम्बिशियस हो पे कि भी ये जानते हुए कि जीवन जीने के लिए आज जो कुछ चाहिए वो ऑलरेडी है। Won't that be great to be happy, resourceful, joyous, and then play the game of life, being independent, being मस्ती में, डर से नहीं। ये जो और करने के लिए ये भी जाएं, वो करें, ऐसे करें। सो चैप्टर 47 कह रहा है अपने आप को जाने, अंदर से इनर नोइंग। और लाउज़ू बहुत पावरफुली कह रहा है अपने घर को छोड़े बिना सारी दुनिया को जान सकते हैं, बिना बाहरी दुनिया को देखे आप डाओ को समझ सकते हैं। और उनका ये कहना, ये भी मैं शाब्दिक ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ, द मोर यू ट्रैवल द मोर यू सीक द लेस यू ट्रूली नो। एक वाइज व्यक्ति, एक सेज क्या कहता है कि कहीं भी जाने के बिना, जाए बिना उसको जाने, बिना ढूंढे उसको देखें, और बिना कुछ करे अकम्प्लिश करें। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? तो लाउज़ू यहाँ क्या हमें बता रहा है, उसका क्या अभिप्राय है? द चैप्टर इज ऑल अबाउट हैविंग इनर अवेयरनेस, अंदर से चेतनता का होना वर्सेस एक्सटर्नल सर्चिंग, ये जो हम बाहर की दुनिया में। तो मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी, इन ऑल द बुक्स दे सेज देयर इज एन आउटर वर्ल्ड, देयर इज एन इनर वर्ल्ड।
तो हमें लाइफ में क्या लगता है कि हम जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लें उतना बेटर है, जितना हमको एक्सपोजर हो जाए वो हमारे लिए बेटर है, जितना हम यहाँ वहाँ जाएंगे उतना हमें आएगा। और लाओज़ू कहते हैं ट्रू अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आती है? फ्रॉम विद इन योर ओन सेल्फ। यहाँ पे होम का मतलब है इनर सेल्फ से। इनर सेल्फ से मतलब है योर माइंड, योर इमोशन, योर पैटर्न्स। तो जब हम गहराई से अपने माइंड को, इमोशंस को, पैटर्न को समझते हैं तो हम अंडरस्टैंड करते हैं मनुष्य का स्वभाव क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, सच्चाई क्या है। जो भी हमारी लाइफ में बाहर हो रहा है ना, वो रिफ्लेक्शन है हमारे इनसाइड का। हमें लगता है कि लाइफ के में बाहर ही हो रहा है, लेकिन ये हमारे अंदर की नेचुरल बीइंग, नेचुरल अवस्था का रिफ्लेक्शन है। हिंदी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो महावाक्य है तत् त्वम असि, तत् मीनिंग द अल्टीमेट रियलिटी, द ब्रह्म, त्वम मीन्स तुम, असि आर हो। सो मीनिंग ये है कि जीवन की जो अल्टीमेट रियलिटी है, दैट इज़ व्हाट इज़ यू। You cannot and you are not separate from that, the ultimate reality, that Brahma. And this has come from our Upanishads, where the ultimate truth of life is being explained. It is not saying that you are God. It is saying कि आपकी जो आत्मन है, जो ब्रह्म है, you are a part of that. You are not just your body, you are not just your thought, you are not just your identity. You are the same consciousness जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। When Lao-Tzu is saying Tao is the source of everything, everything arises from there, everything is connected, वो भी आपको यही कह रहा है कि there is only one underlying reality. That is what we have learned in our country, कि हम वो अल्टीमेट सच्चाई से बाहर नहीं हैं। ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, सारा टाइम स्क्रोल, कंज्यूमिंग, सर्चिंग में है लगी रहती है, उसके बाद हम कंफ्यूज रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, अनक्लियर रहते हैं। तो लाओज़ू कहता है पॉज, अपने अंदर जाएं, और दैट इज़ वेयर द क्लैरिटी विल कम फ्रॉम। तो ये कहना क्या चाह रहा है हमें? जब हम अपने अंदर गहराई से देखते हैं तो हम जिंदगी को समझते हैं, और जब हम बाहर चेजिंग में लगे रहते हैं ना, दौड़ में, ये जो मृग तृष्णा में, तो हम अपनी इनर क्लैरिटी को छोड़ देते हैं, हमें दिखता नहीं है। आज जो हमने पढ़ा उसका कंबाइंड मैसेज क्या है? चैप्टर नंबर 45, 46, 47 का ट्रू ग्रेटनेस इज क्वाइट एंड सिंपल। अगर आप देखोगे ना तो हर चीज़ एक तरफ जा रही है, डाओ लिविंग है या कुछ भी है, टू बी इन सिंक विद द यूनिवर्स, बीइंग विद इन योर सेल्फ, नोइंग यू आर द पार्ट ऑफ दैट गॉड। एंड ये जो डिज़ायर है, डिज़ायर विद रेस्टलेसनेस, एंड इट क्रिएट्स रेस्टलेसनेस, लेकिन कंटेंटमेंट, शांति, पीस, संतुष्टि एक पीस क्रिएट करती है। तो अगर जीवन ऐसा है कि मुझे संतोष है कि मेरे पास वो सब कुछ है जो एक अच्छे जीवन के लिए चाहिए, लेकिन चलो मुझे और आई वॉन्ट टू वर्क मोर, आई वॉन्ट टू क्रिएट मोर, लेकिन संतोष के साथ में। तो रियल अंडरस्टैंडिंग ये आपके अंदर से ही आएगी। तो लाओज़ू हमें बार बार रिमाइंड करते हैं कि ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सच्ची जो परफेक्ट ज़िंदगी वो बिल्कुल सिंपल है। पीस शांति से आता है, और ट्रू विजडम हमारे अंदर, ये कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जो दुनिया को चेस करने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टैंड योर सेल्फ, लाइफ अपने आप बैलेंस्ड और मीनिंगफुल हो जाएगी। ये ना एक एक्सपीरियंस है लाइफ का। मीन्स when you do meditation, when I go to Vipassana, when it's 5 years I'm reading, मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं परफेक्ट हो गई इवन आफ्टर दैट, लेकिन जितना घर्षण था और जहाँ मैं अब हूँ बहुत बड़ा फ़र्क है। उसके बाद में भी भूल जाती हूँ कि क्या है। और आपको पता है ज़िंदगी आपसे बात करती है, हमें अलग अलग सोर्स से कॉन्वर्जेशन करती है। अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं ना, तो आप ये समझ लें कि ज़िंदगी आपसे बात करना चाह रही है, ताकि आपको ये समझ में आए या ना आए, करना चाह रही है, दैट्स फॉर श्योर। हम उसे सुन रहे हैं, हम उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, ये तो हमारी चॉइस है। एंड दैट विल डिपेंड अपॉन हाउ यू आर सीइंग योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम दिस आउटर वर्ल्ड विच इज़ नॉट रियली you. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.